अमीर बहू की 4 विधवा सहेलियां। शेषधारा एक्सप्रेस ट्रेन कोहली नगर रेलवे स्टेशन पर आ गई थी, जहां चारों विधवा बहुएं लोगों को अपना सामान बेचने जाती हैं। तुम तीनों देख रही हो ना, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ गई है। बहुत सारे लोगों को भूख लगी होगी, चलो सामान बेचने चलते हैं। हाँ दीदी चलो। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो। 10 रुपए की 2 समोसे, 10 रुपए की 2 समोसे। पानी ले लो, पानी, ठंडा ठंडा पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा 10 रुपए की बोतल का ठंडा पानी ले लो। कच्चे आम ले लो, कच्चे आम, 10-10 रुपए के मसालेदार कच्चे आम खा लो। वहाँ आगे भीड़ है, मैं वहाँ जाती हूँ। माधुरी, मीनाक्षी और काजल वो कहाँ है? अरे दीदी ये रही मैं, सफाई कर रही हूँ। साहब ने कहा है अच्छे से सफाई करो। ठीक है। तभी साइड में बैठी उन चारों की सास रोहिणी चाय पकौड़े का नाश्ता कर रही थी। अरे ओ बहुरिया, कहाँ जा रही है? आगे यहीं सामान बेच ले। अरे माँ जी, डब्बे में ज्यादा लोग बैठे नहीं हैं, आगे वाले डब्बे की ओर जा रही हूँ। क्या पता बिक्री हो जाए, उधर के लोगों को भूख लगे, इसीलिए वहां जा रही हूँ। ठीक है जा। कच्चे आम ले लो, कच्चे आम, कच्चे आम ले लो, मसालेदार चटपटे कच्चे आम ले लो। अरे दीदी जरा मुझे ये कच्चे आम देना, देखते ही खाने का मन कर रहा है। हाँ जी ये लीजिए। सुनिए ना, आप उस वाले डोर पर जाइए, एक लेडी का भी कच्चे आम खाने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा ऐसा है क्या? शुक्रिया, मैं अभी उधर जाती हूँ। नयनतारा जैसे ही औरत के कहने से आगे के डिब्बे की ओर जाकर कच्चे आम बेचती है कि ट्रेन से अपना सामान लेकर शेफाली उतरती है, जो कि नयनतारा को इस हालत में देखकर हक्की बक्की रह जाती है। वो नयनतारा से कुछ पूछती, इससे पहले नयनतारा उसे देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है। नयनतारा रुको, देखो मैं जानती हूँ तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मेरे साथ ऐसे मत करो, रुको नयनतारा। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं शेफाली ने मुझे पहचान लिया, फिर वो मुझसे सवाल करेगी, और उसने माजी और तीनों को भी देख लिया तो उसके बाद बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जो कि मैं देना नहीं चाहती हूँ। जरूर कोई बात है जो नयनतारा मुझे बता नहीं रही, मुझे रोकना ही होगा। ऐसा कहकर शेफाली गिरने का नाटक करती है। उसकी आवाज सुनकर नयनतारा वापस उसके पास आती है। अरे पागल, तो ठीक तो है, ठीक से क्यों नहीं चल रही थी? बचपन से लेकर आज तक तो ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं सुधरी है, ठीक से चलना तो आता ही नहीं है, देखा कहाँ पैर में लगी है। मुझे पता है तुझे मेरी बहुत फिक्र है, उसके बाद भी तू मेरे से इतना दूर दूर क्यों भाग रही थी? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुझे बुलाने के लिए मैंने ये सब किया था। शेफाली, तेरी नौटंकी करना कब जाएगा? वो सब छोड़ो, पहले ये बता तू यहाँ इस हालत में ये क्या कर रही है? तेरी शादी तो अच्छे खासे सौरभ से हुई थी। नयनतारा उसके किसी बात का जवाब नहीं देती। इतने में नयनतारा की तीनों बहनें वहां आ जाती हैं। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे शेफाली, अब क्या होगा? शेफाली ने हमें इस तरह से देख लिया, पता नहीं क्या होगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम चारों की साड़ी सफेद रंग की और तुम यहाँ सामान बेच रही हो। मुझे घबराहट हो रही है, तुम चारों में से कोई कुछ बोलेगा? जानती हो ना तुम चारों सहेली मेरे दिल के कितने करीब हो। नयनतारा तू तो कुछ बोल। शेफाली की बातों से उसकी चारों सहेली की आंखें भर आती हैं। क्या बताऊं, मैं तुझे वक्त के साथ ऐसा पहिया घूमा कि उसमें हम चारों की जिंदगी उजड़ गई। हाँ शेफाली बिल्कुल ठीक कह रही है, और जो तुम अपनी आंखों से देख रही हो वो सच है, हम चारों के पति अभी इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनकर शेफाली अपनी चारों जान से ज्यादा प्यारी सहेलियों को गले से लगा लेती है। कैसे हुआ ये सब, मुझे बताओ, मैं तो तुम्हें अच्छा खासा खुश देख कर गई थी। मैं बताती हूँ, वो दिन तो तुझे याद होगा कि जब हमने तुझे अपने रिश्ते के तय होने की बात बताई थी और रुका सेरेमनी थी। चारों सहेलियां अपने होने वाले मंगेतर सौरभ, विकास, नरेन, सुमित को अंगूठी पहनाती हैं, जहां सभी जोरदार तालियां बजाते हैं और गिफ्ट लेकर शेफाली कहती है, फाइनली मेरी चारों सहेलियां एक साथ शादी कर रही हैं। विशिंग यू नथिंग बट अ लाइफ टाइम ऑफ लव। मेरी चारों सहेलियों बहुत प्यारी हो। अपने आने वाली जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। देख रही हो ना तुम तीनों, और आप भी सौरभ, ये आपकी प्यारी साली और हम चारों की बेस्टी है। अच्छा जी, हेलो शेफाली, अच्छे से खा पी लो और नाचना बाकी है अभी। हाँ जीजू, और मेरे तीनों जीजू आप कैसे हो? हम सब भी ठीक हैं।
मेरी सहेली का ख्याल रखना। अब से ये चारों आपसे जुड़ गई हैं। हम जानते हैं डियर साली साहिबा, हम आपकी सहेली का खूब ख्याल रखेंगे, चिंता न को करो। इसके बाद शेफाली अपनी चारों सहेली और जीजू के साथ खूब नाचती गाती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद चारों सहेलियां अपने ससुराल आ जाती हैं और शेफाली अपने करियर पर ध्यान देती है। चारों सहेली की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन चारों जब ऑटो में बैठकर घर लौट रही थी तो एक ट्रक वाला उन्हें टक्कर मारकर चला गया, जिसमें वो चारों विधवा हो जाती हैं। और माँ रोहिणी अपने बेटे की लाश पर रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये तूने मेरे साथ कैसा अनर्थ कर दिया। मेरे चारों बेटों को मुझसे एक ही बार में छीन लिया। तू जानता नहीं था, मैंने अपने खून पसीने दूध से सींच कर अपने बच्चों को बड़ा किया था। मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दिया। अब मेरी चारों बहू का क्या होगा? वो तो विधवा हो गई ना। माँ जी, संभालिए खुद को। अगर आप हमारा सहारा नहीं बनेंगी तो हम कैसे रहेंगे? हाँ माँ जी, शांत हो जाइए। इस हादसे के बाद रोहिणी अपनी चारों विधवा बहू को संभालती है। घर का खर्चा चलाने के लिए वो एक सेठ से कर्जा लेती है, जिसके बाद वो सेठ कहता है, रोहिणी देवी, तुम मुझसे 4-5 महीनों से इतना कर्जा ले रही हो और लौटाया है नहीं। बहुत हो गया, तुमसे भी आज मांगना भी मेरे लिए शर्म की बात है। मैं अपने पैसे छोड़ तो नहीं सकता, इसलिए अपने घर को खाली कर दो। ऐसा मत करो सेठ जी, मैं अपनी चारों विधवा बहू को लेकर रोड पर आ जाऊंगी। हाँ तो कर्जा करोगे तो ऐसे दिन भी आएंगे। चलो अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। रोहिणी की चारों विधवा बहू और रोहिणी घर से सामान लेकर इधर उधर भटकते हुए जाते हैं, जहाँ उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिल जाती है और वो उधर रहते हैं। माँ जी, भगवान का शुक्र है कि हम इधर तो आ गए, लेकिन अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? हमें अपना गुजारा करने के लिए कुछ काम तो करना ही होगा, पर क्या काम करें? पास में रेलवे स्टेशन है, क्यों ना दीदी हम कुछ खाना पीना बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचें? माधुरी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें यही करना चाहिए। माँ जी, मेरे कान में सोने की बाली है, मैं उन्हें बेचकर समोसे बनाने वाला सामान ले आती हूँ और थोड़ा कच्चा आम खरीद लेंगे, उसी को ही मसाले लगाकर रेलवे स्टेशन पर बेचेंगे। ठीक है, मैं जब तक चूल्हा बना लेती हूँ मिट्टी का। और माँ जी, मैं झोपड़ी को सफाई कर देती हूँ, जाले बहुत हैं। और मैं लकड़ी इकट्ठा करके आती हूँ। ये कहकर सब अपना अपना काम करते हैं। फिर अगले दिन से सास समोसे बनाती है। फिर तीनों बहू रेलवे स्टेशन पर सामान बेचती हैं। माधुरी पानी बेचती है और काजल को रेलवे अधिकारी कहता है, देखो मुझे अभी कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, रेलवे स्टेशन की सफाई कर दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। जी साहब, मैं कर दूंगी। उसके बाद से चारों विधवा सहेली अपनी सास के साथ मिलकर जो जीवन के उतार चढ़ाव थे उन्हें कम करने की कोशिश करती हैं। रेलवे स्टेशन पर सामान बेचती हैं। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो, 10 रुपए की 2 समोसे, 10 रुपए की 2 समोसे। अरे वाह, गर्मा गर्म समोसे। सुनिए बहन जी, जरा 4 समोसे दे दीजिए। हाँ लीजिए लीजिए, गरम गरम मसालेदार आलू के समोसे खाइए। उस दिन के बाद से शेफाली, हम चारों ने अपना पेट पालने के लिए और माँ जी की दवाइयों के लिए ये सब काम करना शुरू कर दिया। आखिर भूखे पेट कोई गरीब कैसे जी सकता है? फिर माँ जी समोसे बनाने के बाद हमारे साथ रेलवे स्टेशन पर ही बैठ जाया करती थी। तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे एक बार कॉल करती, मैं भागी भागी तुम चारों के पास आ जाती। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें टूटे फूटे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, उससे एक नए घर में रहना। शेफाली, हम उस पैसे को तुम्हें सूद समेत लौटा देंगे। हाँ जानती हूँ। अरे माँ जी कहाँ है? माँ जी के पास ले चलो। हम तुम्हें माँ जी के पास लेकर चलते हैं। फिर चारों विधवा सहेलियां शेफाली को रोहिणी के पास ले जाती हैं, जहाँ वो रोहिणी के पैर छूती है। फिर पांचों ढेर सारी बातें करते हैं और शेफाली उन्हें रहने के लिए एक नया घर देती है। और चारों सहेलियां रेलवे स्टेशन पर यूं ही सामान बेचकर धीरे धीरे शेफाली के सारे पैसे चुका देती हैं। अरे वाह, क्या बात है, देखो कितना मस्त मौसम है, लगता है बारिश होने वाली है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। हाय हाय, कितना मजा आता है जब बारिश होती है। स्नेहा गाना गाते हुए बारिश में नाच रही होती है और बारिश को एंजॉय कर रही होती है। तभी पीछे से उसकी माँ गोदाम्बरी की आवाज आती है और वो कहती है, अरे तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? घर में इतना काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ बारिश में नाच रही है? बेशरम, बेहया, थोड़ा तो लिहाज रखा कर। अरे छज्जे के लड़के खड़े होकर तुझे ही देख रहे हैं। स्नेहा नाचते हुए
अपनी बारिश को एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी माँ की बातों पर जाता है, जिसके चलते वो अपनी माँ से कहती है, ओहो माँ, आपको तो पता नहीं मुझसे क्या एलर्जी है। जब भी मैं बारिश में नहाती हूँ आप दौड़ी चली आती हो। अरे बारिश में तू नहाती है, बीमार भी तू होती है, लेकिन उसका भुगतान तो मुझे करना पड़ता है ना। दवाइयों का खर्चा कौन लेकर आएगा, तेरा बाप। अरे माँ आप भी ना, ठीक है मैं आती हूँ। स्नेहा बारिश में नाचते हुए गीले कपड़ों में ही घर के अंदर चली आती है, जिसके बाद पूरा घर गीला गीला हो जाता है। ये देख गोदावरी को और गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती। स्नेहा वॉशरूम में जाती है और अपने गीले कपड़ों को बदलकर सूखे हुए कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वह जहाँ जहाँ गीला होता है वहाँ वहाँ पोछे से साफ कर देती है और गर्मा गर्म चाय बनाकर अपनी माँ के लिए लेकर आती है। ये लो माँ, गुस्सा थूक दो और चाय पी लो। हाँ हाँ, चाय बनाकर तू मुझे पटा ले। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तू पिछले जन्म में नचनिया थी क्या, या फिर मोर थी। ऑफ कोर्स नॉट माँ। गली मोहल्ले में मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। अब मैं तेरी शादी करवा कर तुझे तेरे ससुराल भेज दूंगी, वहाँ तुझे जितना नाचना होगा नाच लेना। ऐसा कहकर पार्वती वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में गोदावरी अपनी बेटी स्नेहा के लिए एक रिश्ता देखती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में स्नेहा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पर उसे उसकी 2 जेठानियां मिलती हैं। तुम तीनों देवरानी जेठानी इस घर की बहू हो और आज से मैं आशा करती हूँ कि तुम तीनों बहनों की तरह इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझोगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दोगी। अरे माँ जी, आज तक हमने कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब देंगे? देखिए माँ जी, आपको हमारी तरफ से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझाना है तो अपनी नई बहू को समझाइए। हाँ हाँ, हमें तो घर संभालना आता ही है, आजकल की लड़कियों को थोड़ी आता है। वो तो देखी जाए अब इस घर की नई बहू इस घर को अपने तरीके से कैसे संभालती हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं हर एक काम और हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। स्नेहा ऐसा कहकर अपनी सास को पटा लेती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा खासा चलता है, लेकिन एक दिन स्नेहा सुबह सुबह अपने पति और घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बना रही होती है। जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं तो अरुण जी ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। स्नेहा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी बाहर बारिश का मौसम हो जाता है और ठंडी ठंडी बारिश शुरू होने लगती है। हाय हाय हाय, क्या मस्त मस्त मौसम हो गया। ऐसे मस्त मौसम में नहाने का तो मजा ही कुछ और है। एक बार तो जाने का मन कर ही रहा है, लेकिन अगर चली गई तो नाश्ता कौन बनाएगा? अरे नाश्ता तो बनाने के लिए मेरी जेठानियां भी हैं। मैं तो चली बारिश में नहाने। बारिश को देखते ही स्नेहा अपनी भावनाओं में बह जाती है और बारिश में जाकर नहाते हुए नाचने लगती है। उसे देख अर्जुन बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरी पत्नी तो बारिश में बिल्कुल मसक्कली लग रही है, कितना अच्छा नाच रही है। 2-4 फोटो ही खींच लेता हूँ अपनी प्यारी सी पत्नी की। यहाँ अर्जुन खुश हो रहा होता है, वहाँ पूरा मोहल्ला स्नेहा को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रसोई में पराठे के जलने की बदबू आते ही पार्वती रसोई में पहुंच जाती है और अपनी आंखों के सामने जलता हुआ पराठा देख आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, ये देखो कल मुंही करमजली कहाँ चली गई पराठा जलाकर। अरे कहाँ मर गई जाकर। पार्वती अपनी बहू को ढूंढते हुए बाहर आती है, जहाँ वो अर्जुन को एक तरफ अपनी पत्नी की फोटो खींचते हुए देखती है, तो वहीं दूसरी तरफ स्नेहा के बारिश में नहाने की वजह से पूरे मोहल्ले के लड़के उसे देख रहे होते हैं। देखो तो जरा बेशरम को कैसे नाच रही है बरसात में, पूरा मोहल्ला भी इसे ही देख रहा है। बहू ने तो मेरी नाक ही कटा दी, ऊपर से ये मेरा नालायक बेटा, इसको तो जरा भी शर्म नहीं आती। अभी बताती हूँ इसको। पार्वती अपने बेटे के सर पर जाकर चांटे मारती है, जिसके चलते बेचारे अर्जुन का फोन जमीन पर गिर जाता है और वो घबरा कर अपनी माँ को देखता है। अरे माँ आप, मैं तो बस बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख रही थी पीछे से खड़ी होकर। पार्वती गुस्से से वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस बात का अंदाजा स्नेहा को जरा भी नहीं होता, जिसके बाद वो आराम से बारिश में नाचकर घर के अंदर आती है। ऐसे ही उस दिन के बाद से जब भी बारिश होती तो स्नेहा सारे काम छोड़ छाड़ कर बारिश में नहाने चली जाती और साथ में अपनी दोनों जेठानी को भी बारिश में नाचने के लिए कहती। ये सब देख पार्वती को बहुत गुस्सा आता है। अरे पहले तो एक ही बारिश में नाचने जाया करती थी, लेकिन अब देखो तीनों की तीनों एक जैसी हो गई हैं। माँ जी, बारिश में नाचने में दिक्कत ही क्या है? हाँ माँ जी, बारिश में नाचने का मजा ही कुछ और है, आप भी हमारे साथ नाच लिया करो। आप तो कभी बारिश में नहाती ही नहीं हो। जब से हमारी देवरानी आई है तब से हमें जीने का असली ढंग पता चला है। हर काम को बीच में ही छोड़ देना और फिर बारिश में नहाना कोई काम करने का ढंग नहीं है। बहू, यहाँ पर तुम तीनों मेरे नियम के विरोध चल रही हो। पार्वती की बात सुनकर संजना और रेशमा दोनों ही मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद पार्वती भी स्नेहा से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और अपनी पत्नी स्नेहा से कहता है, स्नेहा मैं जानता हूँ कि तुम्हें बारिश में नाचना बहुत पसंद है, लेकिन हर एक चीज़ का समय होता है और तुम जानती हो कि
तुम कोई भी काम कर रही होती हो तो बारिश को देखकर उसमें नाचने के लिए चली जाती हो। इसी वजह से कई सारे काम बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से माँ नाराज हो जाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी माँ भी मुझे ये बात शादी से पहले समझाया करती थी, लेकिन मैंने कभी उसकी नहीं सुनी। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास है और आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से स्नेहा घर के कामों में अपना ध्यान लगाने लगती है और बारिश होगी भी तो भी वह काम को पूरा किए बिना बारिश में नहाने नहीं जाती। लेकिन अब उसकी दोनों जेठानियों की आदत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो दोनों हरदम बारिश होते ही उसमें नाचने लगती है। छोटी बहू, ये सब तेरा ही किया धरा है। अगर तूने मेरी बात को समझ जाती तो आज कम से कम तेरी जेठानियां ऐसा ना करती। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अपनी दोनों जेठानियों का ये भूत बहुत जल्द इनके सर से उतार दूंगी। एक रात स्नेहा सबके सोने के बाद अपनी दोनों जेठानियों के सर के नीचे प्याज रख देती है। अगले दिन तक उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें बुखार आ जाता है और वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकल पाती। इसी के चलते स्नेहा उन दोनों को बारिश में नहाने के लिए मना करती है। बारिश में नाचने का मजा भी है लेकिन घाटा भी है। जितना बारिश में नाचोगी उतनी ही ज्यादा तबीयत खराब होती है। अब देखो आप दोनों की हालत कैसी हो गई है। तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मैं बारिश में कभी नहीं नहाऊंगी। और मैं भी कभी नहीं नहाऊंगी, मेरा तो चीख चीख कर बहुत बुरा हाल हो गया है। स्नेहा अपने साथ साथ अपनी जेठानियों का भी बारिश में नहाना छुड़वा देती है, जिसके बाद पार्वती की तीनों बहू का ध्यान घर की जिम्मेदारियों में लग जाता है और वो अब बारिश में नहाना छोड़ देती हैं। ये देख पार्वती अपनी तीनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।